Hello everyone. Today's our topic is classification of construction accident. So the type of construction accident can be classified in following type: uncontrollable contact between man and equipment या बिटवीन द मैन ऑफ मटेरियल, मैन और मटेरियल के बीच में अनकंट्रोलेबल कांटेक्ट हो, जैसे इक्विपमेंट से आदमी सब पास पास रखे हो जिससे क्या होता है एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। फेलियर ऑफ टेम्परेरी स्ट्रक्चर सच एज इसके फोल्डिंग फॉर्म वर्क लेडर सीटीसी, inherent engineering hazards such as use of explosive gas, toxic dirt, etc., unsafe practices of individual workers एंड अनसेफ कंडीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट फैक्टर, इन सब की वजह से क्या होता है एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। एक्सीडेंट कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। नंबर फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेवरिटी ऑफ द इंजरी, मतलब इंजरी की गंभीरता के आधार पर हमने किन किन पार्ट में डिवाइड किया है। मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है, माइनर एक्सीडेंट, ठीक है, और एक्सीडेंटल हजार्ड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द इंजरी, इंजरी की नेचर के आधार पे या तो डेथ हो जाएगी, परमानेंट टेम्परेरी डिसेबलमेंट भी हो सकता है, पार्शियल डिसेबलमेंट या परमानेंट डिसेबलमेंट। अकॉर्डिंग टू द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट में इक्विपमेंट फॉल्ट, कंस्ट्रक्शन साइट फॉल्स, ट्रेंच कोलैप्स हो गई, क्रेन फेलियर हो गया, तो इन सब की वजह से। तो आपने क्या क्या पढ़ा? सेवरिटी ऑफ इंजरी, नेचर ऑफ द इंजरी कैसा है, एंड कॉजेज ऑफ द इंजरी, जिनकी वजह से क्या होता है कि एक्सीडेंट होने के चांस रहते हैं। तो ये सब होता है। तो जैसे हम पढ़ रहे थे सेवरिटी ऑफ इंजरी, तो सेवरिटी ऑफ इंजरी में मतलब गंभीरता, जैसे थोड़ी बहुत ही, जैसे कोई इक्विपमेंट वगैरह गिर गया है तो माइनर में, देन मेजर में। अगर कुछ ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है या जैसे कोई स्लैब फॉल हो गई है तो सब किस में आते हैं? एक्सीडेंटल हजार्ड इसमें आते हैं। नेचर ऑफ द इंजरी में जैसे डेथ ही हो गई वो तो अलग ही केस हो गया। टेम्परेरी डिसेबलमेंट, जैसे कोई मतलब हल्की फुल्की थोड़ा लगी है तो टेम्परेरी। पर पार्शियल में जैसे कोई हमारा हाथ वगैरह टूट गया, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? पार्शियल में। परमानेंट में जैसे फ्रैक्चर्स वगैरह तो पार्शियल में। परमानेंट में जैसे कोई हमारा परमानेंट हाथ कट गया, कुछ भी ऐसा जो परमानेंट ही हो गया, तो ये सब चीज़ में आएगी, परमानेंट डिसेबलमेंट में आएगी। कॉजेज ऑफ द एक्सीडेंट में इक्विपमेंट कोई फॉल्ट हो गया, इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन साइट फॉल्स, ट्रेंच कोलैप्स हो गई या क्रेन फेलियर हो गई, तो ये सब किस में आएंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। देखो होता है क्या है, एक्सीडेंट होता है तो दो टाइप की कॉस्ट रहती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कोई भी एक्सीडेंट हुआ उसमें क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। तो उन खर्चों को हमने डिवाइड किया, उन कॉस्ट को हमने डिवाइड कर दिया कि जो डायरेक्ट कॉस्ट है और इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। An accident can be very costly to the injured employee as well as to the employer of the concern. There are two definite costs associated with the accident, namely तो कौन कौन सी? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। नंबर हम फर्स्ट बात करते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट होती क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ कंपनसेशन, मेडिकल एंड लीगल पेमेंट डायरेक्टली बाय द ऑर्गेनाइजेशन या थ्रू देयर इंश्योरेंस स्कीम। डायरेक्ट कॉस्ट में जैसे कोई मेडिकल कंपनसेशन या कोई लीगल पेमेंट वगैरह होता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, कोई भी इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा दिया जाता है, वो सब किस में आते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट में, ठीक है। और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है कि उसमें इंश्योरेंस वगैरह ये सब चीज़ कवर नहीं होती। उसमें होता है कि उसमें देखो क्या क्या होता है कि उसमें जो डायरेक्टली कॉस्ट नहीं होती, इनडायरेक्टली जो खर्चे होते जाते हैं ना, वो सब इसमें आता है। जैसे कॉस्ट ऑफ लॉस्ट टाइम ऑफ द इंजरी एम्प्लॉय, जैसे कोई एम्प्लॉय इंजर्ड हो गया तो उसमें क्या होता है, जो जो टाइम चला जाता है ना, तो टाइम चला गया तो इससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ गया तो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी बढ़ जाती है, वो खर्चा इसमें आता है। कॉस्ट ऑफ लॉस्ट टाइम बाय अदर एम्प्लॉय हु स्टॉप वर्क बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट, जैसे एक्सीडेंट हो गया तो अदर एम्प्लॉय भी काम को रोक देता है, तो इसकी वजह से क्या होती है? कॉस्ट बढ़ जाएगी प्रोजेक्ट की, तो वो सब किस में इंक्लूडेड होगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट में। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ डैमेज टू इक्विपमेंट, प्लांट या अदर प्रॉपर्टी, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ है तो ये कोई इक्विपमेंट की वजह से हुआ है या कोई प्रॉपर्टी डैमेज वगैरह की हुई है तो उस पर भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ड्यू टू स्पॉलेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की वेस्टेज के दौरान भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है।
कॉस्ट ऑफ पेइंग वेजेस टू द इंज्योर्ड एम्प्लॉय ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंजरी। अगर कोई एम्प्लॉय है हमारा, परमानेंट एम्प्लॉय है, वो इंजर्ड हो गया, तो ऐसा होता है नहीं हम उसकी सैलरी रोक देंगे, तो उसकी सैलरी भी देंगे, तो इसमें जो एक्स्ट्रा कॉस्ट सैलरी देने में काम तो कर नहीं रहा है, तो उसका जो कॉस्ट जो हमें सैलरी आएगा वो सब किस में आएगा, वो सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लॉस्ट प्रोटेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम स्लोइंग डाउन ऑफ द अदर एम्प्लॉयर फॉर ए वाइल फॉलोइंग एन एक्सटेंड। होता क्या है कि अब जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, तो आप देखते होंगे जो अदर एम्प्लॉय वो भी अब थोड़ा सावधानी से काम करते हैं, तो जिससे जो प्रोजेक्ट की जो मतलब जो प्रोग्रेस है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अदर एम्प्लॉय धीरे धीरे काम करेंगे, जिससे क्या हो जाएगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ डिले इन प्रोटेक्शन ड्यू टू द एक्सटेंड, प्रोटेक्शन में डिले होने लगेगा, तो इससे भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ रिडक्शन इन एफिशिएंसी ऑफ द इंजर्ड वर्कर वाइल ही जॉइन बैक कंसर्न आफ्टर रिकवरी। इंजर्ड जो लेबर है, जो वर्कर है, वो आफ्टर रिकवरी के बाद दोबारा जब साइट पे आएगा, तो वो फुल जितनी एफिशिएंसी से काम करता था उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो उसमें भी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब किस में आएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। तो कॉस्ट को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में तो बिल्कुल अलग है, जो मेडिकल कंपनसेशन वगैरह जो इंश्योरेंस स्कीम वो सब आती है डायरेक्ट में। बाकी उसके अलावा जो रियल में नहीं होता, जो उसके इनडायरेक्टली होते चला जाता है, वो सब क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट। होता क्या है कि जो जैसे जैसे एक्सटेंट है, तो एक्सटेंट को हम 3 टाइप से मेजर करते हैं। एक तो है इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट, इंजरी सेवरिटी रेट और इंजरी इंडेक्स। कि एक्सटेंट का इससे मेजर करते हैं कि एक्सटेंट रेट कितना है। अगर एक्सटेंट रेट ज़्यादा हो तो हमें वहाँ पे सेफ्टी के साथ काम करना पड़ेगा, तो इससे हम इस चीज़ को पता करते हैं कि वहाँ पे जो एक्सटेंट रेट है वो क्या चल रहा है। तो इनको फाइंड करने के हम कुछ मेथड हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट। तो इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट का मतलब आप क्या समझते हो? देखो, इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट क्या होता है, तो इसकी एक डेफिनेशन है जिसका हम बात करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डिसएबलिंग इंजर पर 10 लाख मैन आवर वर्क। A disabling injury is an injury which causes a loss of working time beyond the day shift या turn during which the injury was recovered। देखो होता क्या है, इसमें जो इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट है वो 10 लाख मैन आवर में देखी जाती है। तो इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिसएबलिंग इंजरी इनटू 10 लाख अपॉन नंबर ऑफ मैन आवर वर्क। अब इसमें एक टर्म आ रही है मैन आवर, तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैन आवर होता क्या है। देखो, मैन आवर क्या होता है, किसी साइट पे कितने आदमी काम कर रहे हैं और वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो उनका मल्टीप्लाई क्या होता है, मैन आवर होता है। और जो इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट है वो किस में देखी जाती है, 10 लाख मैन आवर में देखी जाती है। कितनी, 10 लाख मैन आवर में देखी जाती है। और कितने वर्कर हैं जो इंजर्ड हुए हैं, डिसेबल हुए हैं, उनको काउंटिंग देखी जाती है। तो इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो इसमें जो टाइम खर्च हुआ है ना, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। देखो नेक्स्ट लाइन पढ़ो, इट शुड बी नोटेड दैट द इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द टाइम लॉस्ट बिकॉज ऑफ एन इंजरी। जो इंजरी में जो टाइम खर्च हुआ उसको इसमें अकाउंट नहीं किया जाता, उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंजरी सेवरिटी रेट। तो इंजरी सेवरिटी रेट होता है, तो वो क्या होता है, देखो, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेज ऑफ लॉस्ट टाइम बिकॉज ऑफ इंजरी पर 1000 मैन आवर वर्क। द इंजरी सेवरिटी रेट विच इंडिकेट द सेवरिटी ऑफ इंजरीज एक्सप्रेस बाय द इक्वेशन। तो देखो इसमें क्या होता है, इंजरी जो फ्रीक्वेंसी रेट थी वो देखी जा रही थी 10 लाख मैन आवर में देखी जाती, 10 लाख मैन आवर में देखी जा रही थी। बट जो इंजरी सेवरिटी रेट है, जो इंजरी सेवरिटी रेट है वो किस में देखी जाती है, 1000, किस में, 1000 मैन आवर में देखी जाती है। किस में, 1000 मैन आवर में देखी जाती है। तो इंजरी सेवरिटी रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेज लॉस्ट इंटू 1000 अपॉन नंबर ऑफ मैन आवर वर्क। उस इंजरी में कितना टाइम चले गया इंटू 1000 अपॉन नंबर ऑफ मैन आवर वर्क कितने कर रहे हैं। मैन आवर का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, कितने आदमी उस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं और वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, उनका मल्टीप्लाई क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई होता है मैन आवर होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंजरी इंडेक्स। तो इंजरी इंडेक्स क्या होता है, देखो
इंजरी इंडेक्स क्या होता है? अब हमने देखो इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट पढ़ा, इंजरी सेवरिटी रेट पढ़ा। तो इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट का क्राइटेरिया अलग था और इंजरी सेवरिटी का क्राइटेरिया अलग था। इंजरी फ्रीक्वेंसी थी वो 10 लाख में देखी जा रही थी और इंजरी सेवरिटी 1000 मैन आवर में देखी जा रही थी। तो इन दोनों को जब हम अकाउंट करते हैं ओवरऑल पिक्चर में, तो उसको हम बोलते हैं इंजरी इंडेक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? इंजरी इंडेक्स बोलते हैं। तो इंजरी इंडेक्स क्या होता है? इट गिव्स द ओवरऑल पिक्चर ऑफ इंजरी signifying both frequency and the severity rate. It is expressed by the equation। इंजरी इंडेक्स क्या होता है? फ्रीक्वेंसी रेट इंटू सेवरिटी रेट अपॉन 1000। देखो इसमें क्या होता है कि दोनों को ही इंक्लूड कर लिया, किस किस को? इंजरी फ्रीक्वेंसी को और इंजरी सेवरिटी रेट को। तो इंजरी इंडेक्स का जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या आता है? इंजरी फ्रीक्वेंसी रेट इंटू इंजरी सेवरिटी रेट कितनी कितनी आई? अपॉन 1000। तो इस तरीके से हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी एक्सटेंट का। ओके।